आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट विद शिल्पा मैम पर। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 5 और लास्ट वीडियो में हमने समझा था कोरिलेशन के बारे में। उसके बारे में हमने एक डिटेल स्टडी की, विद एग्जाम्पल हमने उसको समझा। आज हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन के बारे में। तो फ्रेंड, ये जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है ये एक जुड़वा भाई भाई के जैसे है एंड यूजीसी नेट एग्जाम में आपको ये दोनों अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट टॉपिक्स। सो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं रिग्रेशन क्या होता है। सो रिग्रेशन को समझने से पहले एज यूजुअल हम अपने रेजोल्यूशन को एक बार पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। और इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? सो हमने कोरिलेशन में समझ लिया कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। So once the degree of relationship has been identified between or established using the correlation analysis। correlation में हमने दोनों वेरिएबल के बीच में समझ लिया कि whether they are related, correlated or not, और उनके बीच में अगर रिलेशन है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, डिग्री क्या है। लेकिन हमने एक पॉइंट वहां पे क्लियरली पढ़ा था कि कोरिलेशन डज नॉट exhibit any causation between the variable, और ये वेरिएबल के बीच में cause and effect को नहीं बताता है, ठीक है। सो कौन बताता है cause and effect को? रिग्रेशन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रिग्रेशन एनालिसिस helps in determining the cause and effect relationship between the variables। ठीक है, क्या है कि पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि दो वेरिएबल रिलेटेड है। हाँ जी, बिल्कुल रिलेटेड है, एकदम स्ट्रांगली रिलेटेड है, मॉडरेटली या एकदम कम रिलेशन है दोनों के बीच में, ये हमें कोरिलेशन ने बता दिया। अब भी रिग्रेशन की बारी है ये बताने की कि जो वेरिएबल रिलेटेड है, यानी कि ए और बी या एक्स और वाई दो वेरिएबल है जो रिलेटेड है, एक्स एंड वाई, तो इनमें से कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, ये हमें बताता है रिग्रेशन। तो जब भी रिग्रेशन की बात हम करेंगे तो आप यहाँ पे कीवर्ड नोट कर लीजिए कि दिस इज रिलेटेड टू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल इफ द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नोन। सो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक की वैल्यू हमें पता है तो उसके थ्रू हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो जिसकी वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर, उसको बोला जाएगा यहाँ पे स्वतंत्र चर। और जो दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड है इस वेरिएबल पे। सो ये कैसे निकाल सकते हैं? इट कैन बी प्रिडिक्टेड यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड है इसका ग्राफिकल मेथड, जो हमने समझा था स्केटर डायग्राम के थ्रू, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन भी। सो आने वाले अगली स्लाइड में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम रिग्रेशन को ही थोड़ा और समझ लेते हैं। रिग्रेशन इज अ टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। बिल्कुल है जी, फोरकास्टिंग की टेक्निक। हमने अभी समझा कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है जिसको बोला जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके थ्रू आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि आप उसको इस टेक्निक के थ्रू फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी कि हम आने वाले जो निकलने वाला रिजल्ट है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। सो इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन। इनका नाम याद रखना जरूरी है। किसने यूज किया था? अभी तक तो हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं सब कार्ल पियर्सन भाई साहब के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे हमें एक नया नाम मिला है, सर फ्रांसिस गैल्टन। इन्होंने रिग्रेशन को पहली बार यूज किया था। कब यूज किया था? इन्होंने यूज किया था 1877 में। कब यूज किया था? ईयर भी यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1877 में सर फ्रांसिस गैल्टन ने पहली बार रिग्रेशन टेक्निक को यूज किया था। सो इन रिग्रेशन एनालिसिस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज के बेस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं या फिर एस्टिमेट करते हैं। सो इट इज वेरी क्लियर हियर। रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। इट्स अ टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। इसमें
इसमें हमें अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस वैल्यू से हम डिराइव कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जिसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप दिस इज क्लियर। अब समझेंगे उन दो मेथड्स के बारे में जिनकी जिक्र हमने पहली स्लाइड में किया है। तो पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। रिग्रेशन को फाइंड आउट करने का पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ड्रॉ करते हैं एक स्केटर डायग्राम, जो हमने कोरिलेशन में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि स्केटर डायग्राम क्या होता है। एक ग्राफ पर आप एक्स और वाई एक्सिस है, इन पर आप दो वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। ये जो भी बनता है इसको बोला जाएगा स्केटर डायग्राम। ग्राफिकल मेथड क्या करता है, इट इन्वॉल्व ड्रॉइंग अ स्केटर डायग्राम विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये मार्क करना जरूरी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आएगा हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा हमारा एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये साइड जो हॉरिजॉन्टल साइड है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। डिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ रखा है, वाई एक्सिस पे। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन इतना सिंपल भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ कौन से एक्सिस पर आता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे आता है। आपको ये चीज़ यहाँ पे मार्क कर लेनी है। अगर एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को आप यहाँ पे रखेंगे। कोई भी चीज़ है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ये है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आया y पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया हमारा x पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क हियर। आफ्टर दैट अ लाइन इज ड्रॉन इन सच ए मैनर दैट इट पासिस थ्रू मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ये सारे जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये x और y के वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, ये यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिए। अभी आप इनके बीच में से एक स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं कि ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके बीच में से जाती है, विद रिमेनिंग पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इवनली ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन। यानी कि इस लाइन के दोनों तरफ इक्वल ही पॉइंट आप ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो इन दोनों के इन पॉइंट्स के बीच में से जाए और उसके दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल पॉइंट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। ये जो लाइन जाएगी इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रिग्रेशन लाइन। इसके बारे में मैंने पूरा एक स्लाइड में आपको समझाने के लिए रखा है। इस लाइन को रिग्रेशन लाइन बोला जाता है और इसी को बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन को, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। रिग्रेशन लाइन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये जो टर्म है ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सिंपल सा भी क्वेश्चन हो सकता है कि रिग्रेशन लाइन किसको बोला जाता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट किसको बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर द सिनोनिम्स फॉर ईच अदर। कमिंग टू द नेक्स्ट इज योर एल्जेब्रिक मेथड। जो भी आपकी इक्वेशन सॉल्व करनी है वो आपकी इक्वेशन दो ही बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनती है आपकी इक्वेशन, आपके दो वेरिएबल हैं x एंड y, ठीक है। तो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनती है, एक इक्वेशन बनी आपकी y ऑन x, दूसरी इक्वेशन बनी यहाँ पे x ऑन y। तो इनका मतलब क्या है, जो आगे आता है y ऑन x, ये क्या है, ये हमेशा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो पीछे आएगा वो हमेशा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पे टू रिग्रेशन लाइंस होती है, रिग्रेशन इक्वेशन बनती है हमारी, या फिर बोल सकते हैं दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, पहली x ऑन y, दूसरी y ऑन x, कुछ भी कोई भी आगे पीछे आ सकता है। इस इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो दो वेरिएबल है ये आपको पता है x और y, जो आगे आ गया वो क्या है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a क्या है, a इज अ कांस्टेंट शोइंग y इंटरसेप्ट। a क्या है, a इज योर इंटरसेप्ट। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, a क्या शो कर रहा है, इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, और b क्या शो कर रहा है, b शो कर रहा है स्लोप को यहाँ पे। ये इक्वेशन में से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना अभी आ सकता है, और इतना सिंपल इस इक्वेशन से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि व्हाट a इज डिनोटिंग, व्हाट b इज डिनोटिंग। अगर ये इक्वेशन दी है तो कौन सा वेरिएबल आपका डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको ये याद रखना है कि जो आगे आ रहा है वो हमारा है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो पीछे आ रहा है, मतलब जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आएगा दैट इज डिपेंडेंट, जो राइट साइड में आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट,
दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर पहली इक्वेशन हमारी y ऑन x है तो डेफिनेटली दूसरी इक्वेशन है हमारी x ऑन y। सो ये इक्वेशन क्या बनी? आगे कौन आ गया? x अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है आपके तो x क्या है? x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। a सिमिलरली इज शोइंग द इंटरसेप्ट, b क्या है? स्लोप, y क्या है? y इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सेम उसी तरह से, सिर्फ इसमें x y को आगे पीछे किया है। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? सो रिग्रेशन कोफिशिएंट जैसे हमने उसमें समझा था कि आर, उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर से। इसी तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? रिग्रेशन कोफिशिएंट दो है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमेशा कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि ये दो होते हैं। कौन से होते हैं? तो बी एक्स वाई या फिर बी वाई एक्स। तो जो आगे आ गया वो क्या है? डिपेंडेंट। पीछे चला गया वो क्या है? इंडिपेंडेंट। तो ये क्या दिखा रहा है? एक्स ऑन वाई। ठीक है, सो बी एक्स वाई डिनोटिंग द रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी वाई एक्स, ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, सो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज द एस्टिमेट्स ऑफ सम अननोन पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स। प्रिडिक्टर क्या बोला गया है यहाँ पे? प्रिडिक्टर बोला गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स किसको बोला गया है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल को। यानी कि ये कॉफिशिएंट्स यूज होते हैं आपकी वैल्यूज के एस्टिमेशन के लिए। सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? जहां पे आप दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो कर सकते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड, ये है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, and this is your linear regression is used to quantify how a unit change in one independent variable cause an effect in the dependent variable by determining the equation of best fitted straight line। यानी best fit straight line क्या है? जो दो आपके x और y की वैल्यूज है उनके बीच में से अगर कोई लाइन जाएगी तो उसको बोला जाएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यानी कि उसके दोनों तरफ इक्वल वेरिएबल है, इस साइड भी इतने हैं, इस साइड भी, दोनों साइड इतने हैं, तो ये लाइन बन जाएगी आपकी बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, सो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें समझ में आ गई। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, किस लिए यूज होते हैं? वैल्यूज को एस्टिमेट करने के लिए। किसकी वैल्यूज को? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को एस्टिमेट करने के लिए हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट यूज किए जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला क्या बनता है फ्रेंड्स इसका? आपके पास, आपको पता है, आपको समझ में आ गया है, आपके पास दो इक्वेशन है, एक है आपकी x ऑन y और दूसरी है y ऑन x। सो अगर आपको दिया हो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है तो न्यूमेरिकली आप एल्जेब्रिकली बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिकली आप ये इक्वेशन बनाएंगे। तो दिस इज इक्वेशन y ऑन x। तो y क्या है यहाँ पे? y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट, x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x की वैल्यू आपको दी होंगी, उससे आपको डिराइव करनी है y की वैल्यू। सो इसके इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा? इस इक्वेशन को लिखा जाएगा y माइनस y मीन बी वाई एक्स। ये क्या है? ये है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, x माइनस एक्स मीन। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैसे निकाला उसको यहाँ पे एलोबरेट किया गया है। बी वाई एक्स निकाले हैं, फॉर्मूला क्या है? ये आपको दिया होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इनमें से आप जब डाइवेशन लेते हैं, जैसे हमने कोरिलेशन में सीखा था, एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे पुट किया इस फॉर्मूला को। सो उसका समीशन लिया है आपने, x का डाइवेशन का और y के डाइवेशन का, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर दिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, माइनस जो x का डाइवेशन आया है इंडिविजुअली, इनटू में इंडिविजुअली जो y का डाइवेशन आया है उसको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आपको पता है कि x क्या है? x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नीचे जो आएगा इसके डिनोमिनेटर में हमेशा वो वैल्यू आएगी जो पीछे आ रही है, जैसे कि हम उसमें कर रहे थे कोरिलेशन में। मैं देखिए फ्रेंड्स कोशिश कर रही हूँ कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है उसी के साथ हम उसी नॉलेज को लेके आगे बढ़े। सो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर हमें नीचे फॉर्मूला देना, डिनोमिनेटर हमें लगाना है, तो हम x और y दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं। लेकिन रिग्रेशन में ये डिफरेंस आ गया है कि यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू को ही पुट करते हैं, वो भी सिर्फ x की वैल्यू को। तो क्या लिखते हैं आप? n इंटू में ये जो डाइवेशन आपने लिया है उसका समीशन का स्क्वायर, माइनस में
जो डेरिवेशन है उसका होल स्क्वायर यहाँ पे आप ले लेते हैं। सो इसी तरह से आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बनती है x ऑन y। ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, इट्स बट ऑब्वियस, लेकिन जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ऑल दो इट मे हैपन कि एग्जाम में आपको भारी भरकम न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सिंपल से सिंपल कोई भी न्यूमेरिक अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला हेयर। आपको क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं सॉल्व करना हो, लेकिन कुछ फिगर्स आपको दे रखी हो और उनको सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करके आंसर मिल रहा है, तो हमें फॉर्मूला समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इक्वेशन है आपकी y ऑन x। इसको कैसे निकालेंगे, तो x ऑन y, x आपका आगे है यानी कि x इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका पीछे है तो y इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इस फॉर्मूला की जगह पे आपने क्या किया, आपने सेम ऊपर वाला आप देखेंगे कि दोनों का ही सेम है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज आ रहा है डिनोमिनेटर में। आपके डिनोमिनेटर में इसमें x था, इसमें यहाँ पे y आ गया, यानी कि जो पीछे है x ऑन y, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले रहे हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम इसको मार्क कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में भी, कि जो डिनोमिनेटर में हमें लेना है वो क्या लेना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे रिलेटेड फिगर्स हमें लेनी है। तो चलिए एक बार इसके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या गिवन है। हमें निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल आपको कभी भी पूरा सॉल्व करने के लिए नेट के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ फिगर्स ऑलरेडी सॉल्व करके दी जा सकती हैं और उनसे आपको फिर फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालना हो सकता है ऐसा आए। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार डिटेल में समझाने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आई हूँ। तो दो वेरिएबल गिवन आपको x और y। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले x का आप मीन कैलकुलेट करेंगे, y का यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन आ गया, x का 48 आ गया, y का 50 आ गया। सो इनका यहाँ पे आपने डाइवेशन ले लिया। डाइवेशन को हमने नोट किया है dx से, एक मिनट का, dx से आपने डाइवेशन को नोट किया है यहाँ पे, और डाइवेशन को करके आपने उस डाइवेशन का यहाँ पे टोटल ले लिया, समीशन कर लिया है। फिर यहाँ पे ये जो डाइवेशन आया इसका स्क्वायर कर लिया और उसका समीशन यहाँ पे आपने सम कर लिया। इसी तरह से आपने y फिगर के लिए डाइवेशन कर लिया, उसका स्क्वायर ले लिया, और ये जो दोनों dx और dy आपके पास आए थे इनका आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे उनका आपने सम कर लिया। अब आपके पास क्या है, आपके पास सिंपली सारी वैल्यूज आ गई हैं जिसको आपको एकदम आसानी से फॉर्मूला में सिर्फ पुट करना है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है। अगर न्यूमरेटर दोनों का सेम है यानी कि ये दोनों के लिए सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में डिफरेंस आएगा। x की वैल्यू अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे सिर्फ x की ही वैल्यूज ली जाएंगी और इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके यहाँ पे आपके पास आ गया एक रिग्रेशन कोफिशिएंट जो बता रहा है y ऑन x को बता रहा है यहाँ पे। इसी तरह से आप दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, ये इक्वेशन आपको पता है, इस वैल्यू को आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन आ गई y ऑन x की, यहाँ पे ये वाली आपकी। और इस क्वेश्चन में पूछा है क्या है, एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 55। तो इसमें आप यहाँ पे x की जगह पे 55 पुट करके और ये वैल्यूज आपका आंसर आ जाएगा। सो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, फिर बी वाई एक्स को निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने जो ये दो फॉर्मूला बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को हमने निकाला है, ये सेम कोरिलेशन के जैसा है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कोरिलेशन में हम यहाँ पे दोनों एक्स और वाई दोनों को पुट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिनोमिनेटर में वही वैल्यू ले रहे हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसको एक और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए समझते हैं। इन दो इक्वेशन को हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पे बी एक्स वाई ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है और बी वाई एक्स। सो इनको हम क्या नोट कर सकते हैं, इनको हम डिनोट कर सकते हैं, बी एक्स वाई को हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे आर। आपको पता है क्या है, आर है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। उसके साथ आप क्या करते हैं, उसके साथ आप इसको
मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ वाई। इसी तरह से अगर आपको बी वाई एक्स निकालना है, दिस इज योर एक्स ऑन वाई एंड दिस इज बी वाई एक्स इज योर y ऑन x। सो अगर ये आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कोरिलेशन कोफिशिएंट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ x। यानी जो पीछे है वो नीचे आ जाएगा, जो आगे है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो पीछे है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आर आपको निकालना आता है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी गिवन है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुट किया है, इसमें आपको गिवन है ये रिग्रेशन इक्वेशन आप यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, आपको पता है रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनानी है। आपने x ऑन y के लिए लिया x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये आप ले रहे हैं बी एक्स वाई इंटू में वाई माइनस वाई, ये रिग्रेशन इक्वेशन आपकी बनती है। ठीक है, इस फॉर्मूला में आप इसकी जगह पे पुट कर देते हैं ये, और ये बन जाएगी आपकी रिग्रेशन इक्वेशन फॉर एक्स ऑन वाई। ठीक है, इसी तरह से आप वाई ऑन एक्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू जब मैं आपको ये क्लियर करूंगी तो ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिवन हो। यहाँ पे क्या है, इन्होंने सारी वैल्यूज आपको दे दी है, मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेरिवेशन दे दिया है। ठीक है, सो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी है, आपको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द लाइकली सेल्स फॉर द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। सो आपको कहीं पे भी दिया है कि यहाँ पे रिग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको लिंक करना है इसको कैसे, एस्टिमेट वर्ड से। रिग्रेशन जहाँ पे आ गया वहाँ का उसका कीवर्ड है एस्टिमेट, और एस्टिमेट जहाँ पे आ गया इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यूज करनी है रिग्रेशन इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं ये इसको कैसे सॉल्व किया गया है। सो आपको गिवन है एक्स मीन, आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको गिवन है कोफिशिएंट, आपको गिवन है। क्लियर, ये जो चीजें हैं ये आपको गिवन है। रिग्रेशन इक्वेशन बतानी है आपको एक्स ऑन वाई। सो अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ एक्स ऑन वाई क्या है। सो इस एग्जाम्पल में आपसे क्या पूछा गया है, लाइकली सेल्स फॉर अ प्रपोज्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको बतानी कि सेल कितनी होंगी अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका 10 करोड़। तो यहाँ पे ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है ये क्या है, ये आपका गिवन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करती है आपकी सेल्स। तो ये सेल्स क्या है, सेल्स इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज डिपेंड ऑन द दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि यहाँ पे सेल्स किस पे डिपेंड करती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे। तो सेल्स क्या है, सेल्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपकी रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनी, एक्स ऑन वाई। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है आपकी सेल्स को, वाई क्या डिनोट करेगी, वाई डिनोट करेगी आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिग्रेशन इक्वेशन बना दी, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की जगह पे आपने लिख दिया यहाँ पे बी एक्स वाई की जगह पे आपने लिख दिया आर इज रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वाई, y माइनस वाई मीन। ठीक है, तो ये रिग्रेशन इक्वेशन को जब आप इक्वलाइज करते हैं तो आपके पास आ जाती है ये वाली इक्वेशन एक। तो यहाँ पे क्या है, ये है सेल्स, ये क्या है, y इज योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कितना गिवन है 10 करोड़। तो जब आप ये 10 को y की जगह पे पुट करते हैं तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 64। तो आई होप दिस इज क्लियर, आपका आंसर आ गया 64। यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको रिग्रेशन लगाना है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल यहाँ पे डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। बस आपने सिंपली ये दो चीजें रिजॉल्व कर ली तो आपका क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स के हिसाब से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट की, रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा था कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज भी, और अब हम पढ़ रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या गिवन है, पहली प्रॉपर्टी हमें गिवन है यहाँ पे, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन।
कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास गिवन है bxy एंड byx, और अगर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो ये क्या आएगा, दोनों का आप ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट के बीच में अगर रिलेशन भी बताना है तो आप इस तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट इज योर, it is clear from the property 1 both the regression coefficient must have the same sign, either they will positive or negative। इसमें क्या बताया है कि जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट है दोनों, उनके साइन सेम होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है फ्रेंड्स, इवन आपके आर का साइन भी सेम होगा। सो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स एट द सेम साइन, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं वेदर और नेगेटिव भी, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कोई भी हो सकता है, लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट तीनों ही, रिग्रेशन के दो कोफिशिएंट और कोरिलेशन का एक कोफिशिएंट, इन तीनों के साइन सेम होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन इज इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी सो द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक रिलेशन क्या बोल रहे हैं कि एक आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर एक नंबर से बड़ा है तो दूसरा उससे छोटा होगा, यानी कि दोनों का सम क्या आएगा, दोनों का सम आना चाहिए 1 के इक्वल। यानी कि ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी सो अदर मस्ट भी, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी फ्रेंड्स आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ हियर, दोनों का जो सम आना चाहिए वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो प्लस माइनस 1 के बराबर आता है। तो अगर एक से बड़ा है तो दूसरा एक से कुछ ना कुछ छोटा होगा। नेक्स्ट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल हैव द सेम साइन एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये हमने सेकंड में कवर कर लिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन करते हैं तो ये आइदर इसके इक्वल होगा, या तो तीनों साइन इक्वल होंगे, या फिर इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कोरिलेशन कोफिशिएंट से ग्रेटर आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। सो ये ओरिजिन क्या है, ओरिजिन हमें पता है प्लस माइनस, स्केल क्या है, स्केल इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब इसमें कुछ प्लस माइनस किया जाता है वेरिएबल्स में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता रिग्रेशन कोफिशिएंट पे, लेकिन अगर स्केल में चेंज आता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है कुछ ना कुछ वेरिएबल्स के साथ, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में भी चेंज आता है। और कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक बार जरा याद करने की कोशिश कीजिए। कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, लेकिन रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन सिर्फ चेंज ऑफ ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट रिग्रेशन पे आता ही आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये क्या होती है, मैंने सेकंड स्लाइड में यहाँ पे आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था जब मैं ग्राफिकल मेथड पढ़ा रही थी आपको। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, इसको बोला जाता है ट्रेड लाइन। ये छोटी छोटी टर्म्स यहाँ पे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा ट्रेंड लाइन एंड, और इसको बोला जाएगा लीनियर रिग्रेशन। इसको क्या क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ट्रेंड लाइन और लीनियर रिग्रेशन। क्या है ये, इज अ स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द ओवरऑल पिक्चर ऑफ व्हाट द कलेक्टेड डाटा इज शोइंग। ये क्या है, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी और ये क्या बताएगी, ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है ये इसको वेल डिफाइन करेगी। कैसे डिफाइन करती है चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ इंक्लूड करने की कोशिश की है सो दैट आपको उससे इजीली समझाया जा सके। तो ये आपके दो वर्टिकल्स हैं आपके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स पे यहाँ पे क्या लिया है, दिस इज योर एक्स। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्स पे लिया है हमने एज, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है यहाँ पे, दिस इज योर वाई एक्सिस।
यहाँ पे हमने लिया है हाइट, तो ये जो डाटा है ये हाइट को दिखा रहा है, ये जो डाटा है ये एज को दिखा रहा है। ठीक है, जो भी हमें डाटा गिवन था वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। प्लॉट करके हमारे पास जो ग्राफ आता है, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्राफ हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, इस ग्राफ के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन ली और इसको क्या बोला जाएगा, इस रेड लाइन को, इसको बोला जाएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसका फीचर क्या है, इसका फीचर ये है कि इस लाइन के दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल पॉइंट होते हैं। जो हमने फर्स्ट स्लाइड में सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा था, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में से जो लाइन जाएगी उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट की एक और प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इसमें से जब डाइवेशन का स्क्वायर किया जाएगा, सो ये जो फिगर आएगी इज द लिस्ट। ठीक है, इस लाइन पे जो भी डॉट्स आएंगे उनका जब ये वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो ये लिस्ट आएगी, मतलब ये समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डाइवेशन इज द लिस्ट। ये आपको एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, समीशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डाइवेशन इज लिस्ट ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब हमने समझ लिया कि एक दोनों वेरिएबल के बीच में से जो लाइन जाती है, सभी वेरिएबल्स के बीच में से जो लाइन जाएगी और उस लाइन के दोनों साइड इक्वल वेरिएबल्स मिलेंगे, उस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट की एक और प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें से जो डाइवेशन के स्क्वायर का समीशन लिया जाएगा दैट वुड बी द मिनिमम और लिस्ट। तो फ्रेंड, इट वाज ऑल अबाउट द रिग्रेशन फ्रॉम माय साइड। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा लिख के, सो दैट आई कैन क्लियर दैट डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आप अपने एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे आज फिर बता रही हूँ कि आप भी बोर हो गए होंगे सुन के, लेकिन आपको ये सिर्फ सुनना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। नोट्स आर द की टू सक्सेस। सो अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं और उनसे स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, देयर इज़ नो कंपैरिजन, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एंड सिमिलरली फिर आपका भी कोई मुकाबला नहीं होगा। और हमारा डेफिनेटली जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ नेट JRF जून 2022 विद AIR, वो 100% पूरा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।